नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत विषय अध्ययने। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम पुनः आप सभी के समक्ष होकर के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को आरंभ करते हैं। मित्रों, हम इससे पूर्व इस व्यवस्था के न होने के कारण दूसरे तरीके से वीडियो बना करके अभ्यास कर रहे थे, तो आज से हम आपके एकदम समक्ष होकर के प्रति श्लोक सह व्याख्या सहित अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो आइए हम आज यह 23वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पूर्व 22 श्लोकों को पढ़ाया गया है। संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट की किरातार्जुनीयम वाली प्लेलिस्ट में सेव किया गया, आप सभी देख सकते हैं। और यदि चैनल से आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। और यूजीसी नेट की तैयारी भी हम ट्रिकों के माध्यम से महत्वपूर्ण नोट्सों के माध्यम से तैयारी करवाते हैं और 3-4 ग्रंथों का हम मूल अध्ययन भी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम अब इस 23वें श्लोक को पढ़ते हैं। इससे पूर्व के आप प्रसंग को जानते ही होंगे, फिर भी एक बार अभी मैं बता दूंगा। तो आइए सर्वप्रथम हम इस 23वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो वंशस्थ छंद में प्रथम सर्ग है, आप सभी जानते ही हैं। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः, प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः, सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति, सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति, रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता, रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो यह श्लोक है सुक्ति परक श्लोक है। इस श्लोक की अंतिम लाइन जो ये है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये सुक्ति परक वाक्य है। तो इसलिए यह पूरा श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी प्रकार से आप देखें। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं राजा युधिष्ठिर के पास उनका जो गुप्तचर वनेचर था, वो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जान करके उनके पास पुनरागमन हो चुका है उसका। तो दुर्योधन की व्यवस्था को बता रहा है, दुर्योधन की स्थिति को बता रहा है, दुर्योधन की प्रवृत्तियों को बता रहा है कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसी क्रम में यह श्लोक है। अभी कोई प्रसंग परिवर्तित नहीं हुआ है, उसी से संबंधित यह श्लोक है। तो इसमें क्या है, जो क्रियापद है वो है, वैसे पूर्व क्रियापद तो प्रशासद है, फिर उसके बाद जो क्रियापद है वो चिंतयति। क्रियापद क्या है? चिंतयति। यहाँ पर यण संधि हुए, तो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। दिख रहा है? चिंतयति, ठीक है। चिंतयति, चिंतयति अर्थात वो चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है। अब सोचता व्यक्ति वही है, या तो उसका कुछ वो लक्ष्य होता है, या किसी चीज से उसको भय होता है, या आगे कुछ समस्या को होती है, इसलिए वो चिंतयति, उस विषय में चिंतयति। तो चिंतयति एव कह सह दुर्योधन चिंतयति। वह दुर्योधन क्या करता है? चिंतयति का मतलब आप चिंता करना ना लें। चिंतयति का मतलब होता है सोचना, तर्क करना। वो सोच रहा है। स चिंतयति एव, ठीक है। वो किसकी चिंता किसकी कर रहा है, किसके बारे में चिंतन कर रहा है? वो चिंता कर रहा है भयः यानी कि उसको भय है किसी चीज का। सह दुर्योधन भयः चिंतयति, वह दुर्योधन हेतुओं की चिंता करता है। अर्थात उसे किसी चीज की भय के हेतुओं की चिंता है, आगे कुछ होने वाला है, उसको किसी चीज की आकांक्षा शंका है, उनकी वह चिंता करता है। और वो जो भयः, ये भयः जो है मित्रों प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। भयः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो भयः
सचिंतयति, वो भयों से अर्थात भयों को अपने मस्तिष्क पर रख करके वो चिंतन करता है। और वो भय कीदृशाः ते भयः एष्यति, यहाँ पर एष्यति ही विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग को रेफ इत्यादि विसर्ग संधि इत्यादि होकर के यहाँ पर अहो हो जाएगा। ये रेफ हो गया तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग है। विसर्ग क्योंकि श्लोक में नहीं लगा सकते क्योंकि व्याकरण के नियमों का भी पालन करना होता है, वैसे यहाँ पर विसर्ग होगा। तो एष्यति ही भियः सचिंतयति, एष्यति ही आने वाले, एष्यति ही इण गतौ धातु का है, इण से सत्री प्रत्यांत है। तो एष्यति ही भिय, एष्यति यानी कि भविष्य समय में आने वाले जो भियः हैं, भय हैं, उनको वो सह चिंतयति। इतना इस लाइन से हमें पता चला कि आने वाले भयों की वह चिंता करता है, उनके बारे में वह विचार करता है। कौन? सह। सह सर्वनाम किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। तो वह दुर्योधन आने वाले भयों की चिंता कर रहा है। अब ऊपर वाली बातों को देखते हैं कि वह प्रशासक, और वो शासन कर रहा है। प्रशासक अपि, यहां से अपि ले लेंगे, प्रलीन भूपालम अपि, प्रशासक। तो अपि का अन्वय इसके साथ न होकर के इसके साथ होगा। क्या होगा? प्रशासद अपि, शासन करता हुआ भी, शासन करता हुआ भी त्वद एष्यति ही भियः सह चिंतयति एव, अर्थात शासन करता हुआ भी, त्वद माने त्वद भवतः, तत्र भवतः युधिष्ठिरस्य, अर्थात युधिष्ठिर को बोल रहे हैं ना, तो त्वद का सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? युधिष्ठिर के लिए। तो तुम्हारे एष्यति भियः सह चिंतयति, वह शासन करता हुआ भी तुमसे मिलने वाले, भविष्य में आने वाले भयों की वह चिंता करता है, क्योंकि उसे पता है मैंने जो राज्य किया है वह छल से राज्य किया है, अन्याय से राज्य किया है। तो अन्याय से यदि कोई राज्य करता है तो उसे अग्रिम सत्य की जीत होती है, आप सभी जानते हैं। तो उसे इसलिए भय है कि युधिष्ठिर पांडव अवश्य भविष्य में जीत भी सकते हैं, इसलिए उसे भय है। तो प्रशासन अभी शासन कर रहा है, राजा है वो, वहां पर हस्तिनापुर का राजा बन चुका है, फिर भी उसे डर है कि कहीं पांडव दोबारा मेरा राज्य छीन ना लें। छीन क्यों लेंगे? क्योंकि उसने धोखे से राज्य किया है। तो प्रशासद अपि, वो प्रशासद, कुत्र प्रशासद, अर्थात वो जो शासन कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? मंडलम, मंडलम अर्थात मंडल पर, स्थान पर, पृथ्वी, मंडल का यहाँ पर अर्थ ले लेंगे पृथ्वी, वैसे तो मंडल समूह को कहा जा सकता है। तो मंडलम प्रशासद अपि, अर्थात पृथ्वी को शासित करता हुआ भी वह तुमसे, तुम्हारे से मिलने वाले, भविष्य में आने वाले भयों से वह चिंता करता है। और मंडलम भुवः मंडलम, पृथ्वी के समूह से, अर्थात पृथ्वी से वह भुवः मंडलम, भुवः मंडलम का यहाँ पर अर्थ दिया गया है समस्त, भुवः समस्त पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी वह आपसे मिलने वाले भयों की चिंता करता है। फिर है, और कहां पर करता है? मंडलम कीदृशम आवारिधि मंडलम, और वो पृथ्वी भी कैसी है? आवारिधि। वारिधि कहते हैं समुद्र को, ठीक है? तो वारिधि कहते हैं समुद्र को वारिधि इसलिए कहते हैं, वारिम धारयति यह सह वारिधि, अर्थात जल को जो धारण करता है। तो वारिधि मंडलम भुवः, अर्थात समुद्र तक, पृथ्वी पर इतना राज करता है वो समुद्र तक। भुवः आवारिधि मंडलम प्रशासद अपि, अर्थात समुद्र पर्यंत वह पृथ्वी पर राज करता हुआ भी, और क्या कहा? प्रलीन भूपालम स्थिरायति, प्रलीन भूपालम कहेंगे, प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन्, यही होगा, प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन्, अर्थात भूपाल कहते हैं राजाओं को, भुवं पालयति इति, ये ते भूपाला, अर्थात जो भू का, पृथ्वी का पालन करते हैं। तो ते प्रलीनाः जाता, अर्थात समस्त राजाओं को जिसने प्रलीन कर दिया है, हरा दिया है, तो इसलिए वह प्रलीन भूपालम मंडलम प्रशासक, अर्थात ऐसी पृथ्वी का वो राज्य कर रहा है जिसके अन्य भूपालों को उसने हरा दिया है। और स्थिरायति मतलब स्थिर होकर के, निश्चिंत होकर के वह राज्य वहां पर कर रहा है। चिरस्थाई, चिरस्थाई मतलब उसने सोच रखा है कि मैंने
समस्त मंडल में रहने वाले भूपाल हैं उनको तो प्रलीन कर दिया, उनको पराजित कर दिया, इसलिए मेरा जो यह राज्य है वो स्थिरायती होगा, अर्थात चिरकाल तक चलेगा, इसीलिए वो स्थिरायती वाली स्थिति में राज्य कर रहा है। तो इसका अन्वय, दोनों लाइनों का अन्वय इस प्रकार बैठेगा कि भुवः मंडलम आवारिधि प्रशासद अपि प्रलीन भूपालम मंडलम। ये जो मंडलम है, प्रलीनम का मंडलम का जो विशेषण होगा प्रलीन भूपालम हो जाएगा, कि जो पृथ्वी कैसी है जिसमें जो अन्य राज्य हैं वो प्रलीन हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं। तो भुवः प्रलीन भूपालम मंडलम आवारिधि प्रशासद अपि स्थिरायति, इस प्रकार से इसका अन्वय होगा, अर्थात जहां पर उसने राजाओं को पराजित कर दिया है ऐसी पृथ्वी पर वह राज्य करता हुआ भी त्वद एष्यति भियः सह चिंतयति, तुमसे मिलने वाले भविष्य में भयों से वह क्या करता है, सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। और फिर नीचे सूक्ति परक वाक्य क्या है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। इसका अर्थ यह होगा क्योंकि कई परीक्षाओं में मित्रों इस सूक्ति को पूछा भी गया है, तो इसलिए हमारे लिए यह सर्वदैव ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है इसका अर्थ कि बलवत विरोधिता दुरंता, ठीक है, विरोधित बलवत यानी कि बलवानों पर जो बलवान शत्रु होते हैं, सामान्य शत्रु नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने जो शत्रुता कर रखी है वो पांडव जैसे योद्धाओं से कर रखी है। पांडव जैसे पृथ्वी में कोई हुए नहीं, तो इस प्रकार के बलवानों पर क्या कर रखा है, उसने विरोध कर रखा है। तो बलवत विरोधिता यानी कि बलवानों पर विरोध करने वाली जो स्थिति होती है वो दुरंता होती है, अर्थात कष्ट देने वाली होती है। तो बलवान शत्रुओं के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। बलवान शत्रुओं के साथ यदि हम विरोध करते हैं तो वो भविष्य में कैसी होती है, दुरंता भवति, दुरंता अर्थात कष्टदायिनी भवति। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ होगा। तो क्या कहा, विरोधिता दुरंता बलवत, दुरंता मान ले कष्टदायक, कष्टदायक क्या होती है, विरोध करना, और विरोध भी किससे करना, बलवानों से। तो उसने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम इत्यादि इस ऐसे महायोद्धाओं से उसने विरोध किया है, उनको अपना शत्रु बनाया है, इसलिए उसके लिए जो विरोध जो उसका विरोधी है वो बहुत ही कष्टदायी होने वाला है, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। तो मित्रों कुछ श्लोकों में, अभी 2-4 श्लोकों में इसी प्रकार वर्णन चलेगा, फिर आगे के जो श्लोक हैं फिर द्रौपदी का संवाद होगा। द्रौपदी युधिष्ठिर को बहुत ही सुंदर राज्य नीति को बताएगी, तो हम उसमें कई सूक्तियां भी हैं, तो अब हम पूरा सर्ग का अध्ययन इसी प्रकार करेंगे। तो मित्रों यदि इस श्लोक में आपको कोई त्रुटि दिख रही हो और यदि आपको कहीं संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमः संस्कृताय।